गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने यूनिवर्स के बारे में पढ़ा था, राइट। तो आज हम लेक्चर 2 में कंपोजिशन ऑफ अर्थ इंटीरियर के बारे में पढ़ेंगे। यूनिवर्स को पढ़ने के बाद हम अर्थ के इंटीरियर को समझेंगे, राइट। अर्थ के इंटीरियर समझने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हमें पता है, लेट मी ड्रॉ द डायग्राम। तो डायग्राम मैंने बना दिया है। वी ऑल नो दैट अर्थ कंटेन्स लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। ठीक है, लिथोस्फीयर इज अ प्लेस विच कंटेन अ रॉकी शेल ऑफ अर्थ, राइट। वी ऑल नो दैट लिथोस्फीयर कंटेन्स द रॉकी पार्ट, राइट। जो ज़मीन वाला भाग है वो उसको हम लिथोस्फीयर बोलेंगे। हाइड्रोस्फीयर कंटेन वाटर सेक्शन, राइट। हाइड्रो मीन्स वाटर, वाटर पार्ट ऑफ अर्थ, राइट। एंड द एटमॉस्फेयर कंटेन gaseous part, and the place which contain all of these are considered to be biosphere, which means a place where the living organism live, is a place where the living organism live। ठीक है, लिथोस्फीयर की बात हमने समझी, जहाँ पे फिर से रिपीट करेंगे, राइट। रॉकी शेल ऑफ अर्थ मतलब जो लैंड वाला पार्ट है उसको लिथोस्फीयर बोलेंगे। हाइड्रोस्फीयर कंटेन्स द वाटर वाला पार्ट, एंड द एटमॉस्फेयर कंटेन्स द ऑल द गैसियस पार्ट ऑफ द our earth, right? So why do we need to study about the interior of earth, right? Why do we need to study? We all know that we contain the lithosphere, hydrosphere and the atmosphere. That is enough for our knowledge, right? Why do we need to study, right? Right, we need to study because number one, aids in mineral exploration, right? We know that as our technology is progressing day by day, we are finding new kinds of minerals which are new to our knowledge, right? So to understand this particularly new mineral exploration, we need to have a proper knowledge of the earth interior, right? The first one will be the aids in mineral exploration. Second would be the earth's climate history. So guys, why do we need to understand the earth's climate history, not the future? Look, when we talk about the climate change, we should know how the earth has already behaved, whether these kind of situation had occurred, right? So we, as we go interior of the earth surface, we found the different minerals, as we know, and different rocks which have faced all the climatic history of the previous earth, which help us to increase our knowledge about the earth's climate हिस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कोई रॉक स्ट्रक्चर हमें इंटीरियर में देखने को मिलता है जो पर्टिकुलरली काफ़ी, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट 30.8 बिलियन ईयर्स हमारी पृथ्वी को बने हुए हो चुका है, राइट। तो मोटा मोटा अगर हम बात करें तो वो पर्टिकुलरली रॉक अगर इतना पुराना है तो हम जान पाएंगे कि अर्थ पे इवोल्यूशन किस तरह हुआ, राइट। राइट, तो अर्थ पे इवोल्यूशन किस तरह हुआ। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से हमें अर्थ के इंटीरियर को पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, राइट। किस तरह से अर्थ का इंटीरियर बिहेव करता है, राइट। जो हमें बेसिक नॉलेज है अर्थ की, क्या वो सही है, राइट। जितना हम पर्टिकुलरली उसके इंटीरियर के बारे में पढ़ते जाएंगे उतना हमारा नॉलेज इंक्रीज़ करता जाएगा, राइट। सबसे इम्पॉर्टेंट है जो मिनरल एक्सप्लोरेशन हम कर रहे हैं, राइट। जिस तरह से हम नो कार्बन एमिशन की तरफ या ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं, राइट। उसके कारण हमें न्यू मिनरल एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, राइट। जिस तरह से कोल जैसा एक्सप्लोरेशन हुआ, राइट। आप बात कीजिए क्रूड ऑयल जैसा एक्सप्लोरेशन हुआ जिसने पूरी कंट्री, पूरी अर्थ का
डेवलपमेंट जो प्रोसेस है उसको 100x कर दिया, राइट। जो चीज़ कहीं ना कहीं अभी हमें 100 साल बाद मिलनी थी, वो ऑयल और कोल जैसे मिनरल्स के थ्रू हमें जल्दी देखने को मिली, राइट। क्योंकि इन्होंने फ्यूल का काम किया तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने पीक पकड़ा क्योंकि हमारे पास ये बल्क में मौजूद थे। कहीं ना कहीं अब हम लैक करते हैं इन सब मिनरल्स में, हमने इतना ओवर यूज़ इनका किया हुआ है, राइट। तो चलिए इसको समझने के बाद हम शुरू करते हैं अपना जो चैप्टर है, इंटीरियर ऑफ अर्थ। सबसे पहले बात करेंगे ठीक है, एलिमेंट्स। हाउ डू एलिमेंट्स formed? We all know the cosmic material fuse, right? Fuse, create elements, right? So what, right? These elements further fuse to form minerals, right? What minerals? Like coal, like petroleum, right? Right, gold, we all know. Tell me some right, do one thing, write some example of the minerals, right? कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, गोल्ड हो गया, राइट। व्हाट वी कैन से दैट मर्करी, व्हाई डू आई डोंट नो व्हाई मर्करी हिट ऑन माय माइंड, राइट। सो आफ्टर मिनरल्स, द मिनरल्स combine to form rocks. We all know rocks are formed by the minerals, right? To form rocks. So see how the process of development from element to mineral and the mineral to rocks, and then rocks creates various landforms. Do we will also study the types of landforms, but now just focus on the earth interior, right? We found elements at the surface level, but we found mineral at the surface level, right? Consider देखिए, listen carefully. We found rocks interior as well as exterior, right? If somebody asks you whether we found the rocks interior or exterior, so always keep it in your mind, right? Rocks, we have both kind of rocks, it interior as well as exterior. Now the second will be the percentage of elements in our planet, right? किस तरह से कितने परसेंटेज में कौन सा एलिमेंट हमको पर्टिकुलरली देखने को मिलता है, राइट? अगर हम होल प्लेनेट की बात करेंगे तो अलग कंपोजिशन है, और सिर्फ क्रस्ट की बात करेंगे, ठीक है? अभी आप इतना समझिएगा, क्रस्ट एक पर्टिकुलरली अर्थ है, ये अर्थ है, इसका जो ऊपर वाला भाग है ये पर्टिकुलरली क्रस्ट कहलाएगा। अभी आप इतना समझिए, आगे मैं आपको क्लियरली बताऊंगा, राइट? तो होल प्लेनेट की बात करेंगे तो सबसे भारी मात्रा में हमें आयरन देखने को मिलेगा, ठीक है? आयरन के बाद हमें ऑक्सीजन, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, इसके बाद सिलिकॉन और फिर मैग्नीशियम। तो क्या रेट होगा? आयरन वुड बी अप्रॉक्सीमेट 35 to 40% and the oxygen would be same as 30%. Silicon will be 15% and the magnesium will be 10%. These four will contain, add these all, right? 10 over 25, it would be 55 and 30. So 90% composition will contain iron, oxygen, silicon, magnesium, right? Keep this order in your mind, ठीक है? In prelims
UPSC can ask, right? When it comes to the crust, the upper part of the Earth's surface, right? The composition, so it contain oxygen, right? Then silicon, then aluminium, right? Not the magnesium, then the iron. ठीक है. Why iron is 35% as a whole planet, and why only it contains 6% in the earth crust? I will tell you. ठीक है. But wait for a minute. See, when we talk about the oxygen, it contains 45% in the crust, and 28% of silicon and aluminium contain 8%, whereas iron contains 6%. Right, we all know that. In the lecture 1, first lecture, told you about the nebular accretion process, right? इस process में, right, I will use the both language, Hindi as well as English now onwards, right? नेबुलर एक्रीक्रेशन प्रोसेस में जो डेंसिएस्ट जो एलिमेंट था वो क्रस्ट, ठीक है, वो क्रस्ट में जाके सेटल हुआ, राइट? वेयरएज जो लाइट मेटल था, अकॉर्डिंग टू डेंसिटी एलिमेंट्स सेटल होना शुरू हुए। क्रस्ट में जो डेंसिएस्ट था वो गया, उससे कम थोड़ा ऊपर, उससे कम थोड़ा ऊपर, उससे कम थोड़ा ऊपर, उससे कम थोड़ा ऊपर, और गैसियस जो एलिमेंट्स थे वो सबसे हल्के थे, तो वो एटमॉस्फेयर में देखने को मिलते हैं, राइट? सिंपल सा कंसेप्ट है, राइट? जितना कम डेंसिटी होगी उतना बाहर आपको वो एलिमेंट देखने को मिलेगा। तो क्रस्ट में हमें डेंसिटी ऑक्सीजन और सिलिकॉन की कम होने के कारण, लेस डेंसिटी कम होने के कारण हमें ये अप्रॉक्सीमेट 73% क्रस्ट में देखने को मिलते हैं, राइट? जब हम बात करेंगे आयरन की या ऑक्सीजन की, सेम, या आयरन की सिंपल वे से, ठीक है, ये इंटीरियर में देखने को मिलेंगे। निकल भी होता है जो इंटीरियर में देखने को मिलता है, राइट? आगे हम पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, राइट? आराम आराम से पढ़ेंगे, देखने को मिलेगा। तो इससे हमें पता लगता है इंटीरियर को पढ़ने के साथ साथ कि अर्थ, राइट, इससे हमें पता लगता है इंटीरियर को समझने के साथ साथ हमें स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में पता चलता है, राइट? ये भी हमें एक कारण मिल गया कि क्यों हमें अर्थ का इंटीरियर पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है? हमें जिस एलिमेंट्स की ज़रूरत है हम उतना नीचे पर्टिकुलरली जाएंगे, राइट? अर्थ के इंटीरियर को समझने से ये हेल्प हो गया, राइट? इसके साथ हमें पता है कि मिनरल्स जो होते हैं वो बेसिक बिल्डिंग मटेरियल माने जाते हैं, राइट? नेचुरली अक्कर होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं और क्रिस्टलाइन होते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ होती है, नॉर्मल से हम याद रखेंगे, ठीक है? चलिए इसको ढंग से समझ ही लेते हैं। मिनरल्स, मिनरल्स आर बेसिक बिल्डिंग मटेरियल ऑफ द अर्थ, राइट? वी ऑल नो। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, राइट? नेचुरली अकर करता है, बनाने की ज़रूरत नहीं है, राइट? नेचुरली अकर, क्रिस्टलाइन होता है और इनऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक होता है, राइट? वी ऑल नो इनऑर्गेनिक, नेचुरली अकर, क्रिस्टलाइन, इन तीन प्रॉपर्टीज़ को हम याद रखेंगे। इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिनरल की, ठीक है? टाइप्स ऑफ मिनरल, मिनरल कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है? सबसे पहले बात करेंगे सिलिकेट के, सिलिकेट मिनरल्स, ठीक है? इसको, इस पर्टिकुलरली जो मैं आपको लिस्ट बता रहा हूँ इसको आप इसी वे से याद रखेंगे, ठीक है? सबसे पहले सिलिकेट्स, फिर सल्फेट्स, राइट? फिर कार्बोनेट्स, हलाइड, नेटिव मेटल्स, राइट? इसको हम याद रखेंगे। सबसे पहले सिलिकेट्स की बात करेंगे, मतलब सिलिकॉन वाले, सल्फेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, कार्बन वाले, ठीक है? कार्बोनेट, हलाइड एंड
नेटिव मेटल्स, ठीक है। कार्बोनेट्स में क्या आ जाएगा, कैल्शियम आ जाएगा, कैल्शियम मिनरल्स। हलाइड में गोल्ड आ गया, राइट, सिल्वर आ गया फॉर एग्जांपल। हलाइड नेटिव मेटल विल, सॉरी माफ़ कीजिएगा, नेटिव मेटल में गोल्ड आएगा, राइट। हलाइड में सोडियम क्लोराइड एक्सेट्रा। सल्फेट्स में जिप्सम, जिसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, राइट। सिलिकेट्स भी ऑल मेजर मिनरल फाउंड किया जाता है, ठीक है। ये जो मैंने आपको लिस्ट लिखाई है ये इसी कंपोजिशन में देखने को मिलती है इनकी अमाउंट। सिलिकेट सबसे ज़्यादा, फिर सल्फेट, फिर कार्बोनेट, फिर हलाइड, फिर नेटिव। आप इसको ऐसे याद रखते हो, SSCHN, कुछ भी निमोनिक बना सकते हो इसका और इसको याद रख सकते हो, राइट। पूछा जा सकता है पर्टिकुलरली क्रोनोलॉजी में लगाने को कि कौन से मिनरल कितने लेवल पे मिलते हैं, तो सिलिकेट्स, सल्फेट्स, कार्बोनेट, हलाइड एंड नेटिव मेटल्स, राइट। अगर हम बात करें सिलिकेट्स के टाइप की, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अमाउंट में मिलता है तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सिलिकेट्स का ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे हम, 2 टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है, पायरोक्सिन और ओलेविन, ठीक है। ये पर्टिकुलरली मेंटल में देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये सिलिकेट्स 2 टाइप के देखने को मिलेंगे, पायरोक्सिन और ओलेविन, जो मोस्टली मेंटल में देखने को मिलते हैं। मेंटल हम आगे देखेंगे। वैसे मेंटल को समझने के लिए मैं इतना बता देता हूँ, अर्थ के इंटीरियर में पर्टिकुलरली जो लिक्विड फॉर्म में सारे लावा प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसको पर्टिकुलरली हम मेंटल बोलते हैं, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर सिलिकेट्स होते हैं मेंटल में देखने को मिलते हैं अर्थ के इंटीरियर में, सेमी मोल्टन स्टेट्स, बट नॉट प्योरली मोल्टन, सेमी मोल्टन स्टेट्स में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, ठीक है। मिनरल्स के बाद रॉक्स फॉर्म होती है तो रॉक्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले प्राइमरी रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। तो प्राइमरी रॉक का क्या मतलब है, राइट, ठीक है। जो मोल्टन मेटल या मोल्टन लावा, ठीक है, अर्थ के सरफेस से बाहर निकलता है, राइट। ये अर्थ का सरफेस है, आप मान लीजिए, ठीक है। ये मोल्टन लावा यहाँ से बाहर निकल रहा है, ठीक है। जब ये लावा बाहर निकल के सॉलिडिफाई हो जाता है, ठीक है, सॉलिडिफाई होने के बाद ये इस पर्टिकुलरली प्राइमरी रॉक का रूप ले लेता है, राइट। प्राइमरी रॉक 2 टाइप से देखने को मिलेगी, एक इंट्रूसिव रॉक, जब ये लावा अर्थ के क्रस्ट के अंदर ही सॉलिडिफाई हो जाएगा तो ये इंट्रूसिव रॉक कहलाई जाएगी। एक्सट्रूसिव रॉक होगी जब पर्टिकुलरली ये लावा अर्थ सरफेस पे बाहर आके सॉलिडिफाई होगा, ठीक है। प्राइमरी रॉक में एक बात होगी, इसमें फॉसिल्स नहीं देखने को मिलेंगे। फॉसिल्स देखने को भी कैसे मिलेंगे कि लावा का इतना टेम्परेचर होगा, सब कुछ जल जाएगा। सेडिमेंट्री रॉक्स, अगर हम सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करें, ठीक है, जो रिवर्स होती है, रिवर्स वो अपने साथ डिपॉजिट्स लेके जाती है, ठीक है, सेडिमेंट्स लेके जाती है, फ्लो करती है। उन सेडिमेंट्स को एक जगह पे कलेक्ट करती है, राइट। तो उस कलेक्शन के थ्रू एक रॉक फॉर्मेशन होता है, राइट। जो पर्टिकुलरली रिवर के साथ जो सेडिमेंट आए हुए हैं, ठीक है, वो डिपॉजिट होता है किसी पर्टिकुलर एरिया पे, कंटिन्यूस डिपोजिशन की वजह से वो वहाँ पे एक रॉक फॉर्मेशन होती है जिसको हम सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं, ठीक है। इसमें हमें क्रिस्टलाइजेशन
नहीं देखने को मिलती, राइट। और फॉसिल्स प्रेजेंट होते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में, ठीक है। वेयर एज जब हम बात करेंगे मेटामॉर्फिक रॉक का, ये प्राइमरी रॉक और सेडिमेंट्री रॉक की होती है, बट ड्यू टू प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से, ठीक है, ड्यू टू प्रेशर एंड टेम्परेचर प्राइमरी एंड सेडिमेंट्री रॉक्स ट्रांसफॉर्म कर जाती है, जिसकी वजह से मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती है, ठीक है। अगर प्रेशर डोमिनेट करेगा तो डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म होगा, राइट। और अगर टेम्परेचर डोमिनेट करेगा तो कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म होगा, राइट। कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म देखने को मिलेगा। ठीक है, हमने मिनरल्स के बारे में पढ़ा, हमने रॉक्स के बारे में पढ़ा। अब हम बात करेंगे इंटीरियर ऑफ अर्थ, राइट। इंटीरियर ऑफ अर्थ जो है वो दो टाइप से डिवाइड किया गया है। एक जो है केमिकल लेयरिंग, राइट, और एक जो है मैकेनिकल रिजिडिटी, राइट। एक हो जाएगी केमिकल लेयरिंग और एक हो जाएगी मैकेनिकल रिजिडिटी। सबसे पहले हम समझेंगे केमिकल लेयरिंग को, राइट। केमिकल लेयरिंग को समझने के लिए, अकॉर्डिंग टू केमिकल लेयरिंग, अर्थ को 3 भागों में बांटा गया है। मतलब एक क्रस्ट है, राइट, एक मेंटल है और एक कोर है, विच मीन्स right, which means this one is core, this one is mantle and this one is crust, right। ये क्रस्ट है, राइट। अब हम केमिकल लेयरिंग को पढ़ेंगे, राइट। इतना ध्यान रखेंगे, एक क्रस्ट होगा, एक मेंटल होगा, एक कोर होगा। केमिकल लेयरिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है, केमिकल लेयरिंग विल बी बेस्ड ऑन, राइट, द फर्स्ट वन इज मेल्टिंग पॉइंट, राइट, द अदर वन इज डेंसिटी, राइट। सबसे पहले हम केमिकल लेयरिंग के थ्रू क्रस्ट को पढ़ेंगे। क्रस्ट क्या होती है अकॉर्डिंग टू केमिकल लेयरिंग, अर्थ की क्रस्ट, ठीक है। क्रस्ट दो टाइप से देखने को मिलेगी, ओशियानिक क्रस्ट और एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, राइट। देखिए, इन दोनों में फ़र्क मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। मान लीजिए मैं आपके लिए माफ़ी चाहूँगा अगर सही नहीं बना। ये हमारा भारत है, राइट, रुकिए, अब सही है, राइट। ये हमारा भारत है, इसके अराउंड यहाँ पे हमें इंडियन ओशन देखने को पड़ता है, ठीक है। अगर मान लीजिए, अगर हम ड्राई अप पूरे ओशन के पानी को सुखा दे, राइट, ठीक है। आप अज्यूम कीजिएगा अपने माइंड में कि पूरे ओशन के पानी को सुखा दिया गया है, तो ठीक है, यहाँ पे भी एक ज़मीन है, ठीक है, और यहाँ पे भी एक ज़मीन है जो कि इंडियन ओशन हुआ करता था, राइट। तो इस पर्टिकुलरली क्रस्ट को जो है हम कंटिनेंटल क्रस्ट बोलेंगे, वेयरएज इसको, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इस पर्टिकुलरली क्रस्ट को हम ओशियानिक क्रस्ट बोलेंगे, इंडियन ओशियन की, और इसको हम कंटिनेंटल क्रस्ट बोलेंगे, राइट। ये ओशियानिक क्रस्ट होगी, ये कंटिनेंटल क्रस्ट होगी, ठीक है, ठीक है। इतना हम समझ चुके हैं ओशियानिक क्रस्ट और कंटिनेंटल क्रस्ट का। जितने भी ओशियंस हैं, ठीक है, उनके ऊपर
अगर पानी को सुखा दिया जाए, जो उनके नीचे सबसे डाउनवर्ड जो उनकी ज़मीन का जो ऊपरली सतह है, ठीक है, उसको हम क्रस्ट सबसे पहले बोलेंगे, ठीक है। तो जो ओशियन वाली है वो ओशियनिक क्रस्ट, और जो कंटिनेंटल वाली है वो कंटिनेंट की क्रस्ट है, राइट। जैसे वेरियस कंटिनेंट हमको देखने को मिलते हैं, राइट। तो इसमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है, जो ओशियनिक क्रस्ट होती है वो लेस डेंसिटी की होती है, इतना याद रखेंगे हमेशा। लेस डेंसिटी की होगी मतलब वो फ्लोट करेगी, मतलब बॉयंट होगी, ठीक है। देखिए कंसेप्ट किस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। मतलब देखिए कंटिनेंटल क्रस्ट फ्लोट करेगी, लेस डेंसिटी के साथ होगी, पॉइंट होगी। वेरएस माफ कीजिएगा, कंटिनेंटल क्रस्ट लेस डेंसिटी के साथ होगी, वेरएस ओशियनिक क्रस्ट लार्ज डेंसिटी के साथ होगी, मोर डेंसिटी के साथ होगी, ठीक है। जो कंटिनेंटल क्रस्ट की डेंसिटी है वो 2 से 2.5 तक वेरी करती है, kg पर मीटर क्यूब। वेरएस ओशियनिक क्रस्ट 3 से 3.5 तक kg पर मीटर क्यूब, ठीक है, वेरी करेगी ओशियनिक क्रस्ट, ठीक है। और जो ओशियनिक क्रस्ट है उसको फंडामेंटल क्रस्ट बोला जाता है। मतलब वही ओशियनिक क्रस्ट्स आर फंडामेंटल क्रस्ट, राइट, विच मीन्स ओशियनिक जो कंटिनेंटल क्रस्ट है वो ओशियनिक क्रस्ट से डिफ्रेंशिएट हुई है, मतलब बनी हुई है, राइट। बट कंटिनेंट से कोई भी क्रस्ट नहीं बनती, विच मीन्स, ठीक है, लिखिएगा कंटिनेंट्स क्रस्ट्स आर डिफ्रेंशिएटेड, मतलब इन्हीं से बनी है, फ्रॉम ओशियन क्रस्ट, बट नॉट वाइस वर्सा, राइट। बट ओशियन क्रस्ट नहीं बनी है कंटिनेंट से, ठीक है। कंटिनेंट क्रस्ट जो है कहीं ना कहीं ओशियन क्रस्ट से ही देखने को मिलती है, राइट। मतलब इसका क्या है, ठीक है, इसका मतलब हमें पता चलता है विल्सन साइकिल के थ्रू। विल्सन साइकिल क्या होती है, राइट। क्या होता है, जो हमारी ओशियन क्रस्ट होती है ये हायर डेंसिटी पे देखने को मिलती है, ठीक है। जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी इस पर्टिकुलर क्रस्ट की उतनी सबमर्जेंस दिखाएगी, उतनी ज़्यादा सबमर्जेंस दिखाएगी, ठीक है। जितनी ज़्यादा सबमर्जेंस उतना नियर कॉन्टैक्टनेस किसके साथ, मोल्टन मेटल। इतना तो हम सबको पता है कि लावा प्रेजेंट है हमारे अर्थ के अंदर, ठीक है। मोल्टन लावा के साथ कॉन्टैक्टनेस होगी और उतना टेम्परेचर हाई होगा और उतना इजीली ये मेल्ट हो जाएगी, राइट। जब ये पर्टिकुलरली मेल्ट हो जाती है, मेल्ट होने के बाद एलिमेंट्स फिर से डेंसिटी के अकॉर्डिंग अपलिफ्ट होते हैं, राइट। अपलिफ्ट होंगे, क्रस्ट फॉर्म करते हैं, राइट। क्रस्ट फॉर्म करके फिर से सबमर्ज करेंगे, ठीक है, फिर से अपलिफ्ट करेंगे और एक साइकिल बन जाएगी, राइट। इस पर्टिकुलरली साइकिल को हम विल्सन साइकिल बोलेंगे, ठीक है। मतलब सबमर्ज हो रहा है, राइट, इसके बाद रिसाइकल हो रहा है, राइट, इसके बाद राइज अप हो रहा है और फिर से सबमर्ज हो रहा है, ठीक है, डिस्ट्रॉयड होके। इस पर्टिकुलरली साइकिल को हम विल्सन साइकिल बोलेंगे। जब ओशियनिक क्रस्ट अपनी हायर डेंसिटी के कारण ड्यू टू सबमर्जेंस, ठीक है, हाई टेम्परेचर के कारण मेल्ट होके फिर से न्यू क्रस्ट फॉर्म करती है, ठीक है। इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करती है, तो इसको हम विल्सन साइकिल बोलेंगे। अब नेक्स्ट क्रस्ट के बाद हम बात करेंगे मेंटल की। मेंटल, ठीक है। मेंटल मेनली 3 टाइप से हमको देखने को मिलता है। वन वुड बी आउटर मेंटल, मिडल मेंटल एंड द इनर मेंटल, ठीक है। देखिए जिस तरह से हम अंदर अंदर जाते रहेंगे डेंसिटी बढ़ती रहेगी, राइट। क्रस्ट की कहाँ पे थी, 3.5 पे थी, ठीक है।
जो मेंटल होता है इसमें हमारा 80% ऑफ वॉल्यूम है अर्थ का, राइट। इतना ध्यान में रखेंगे, 80% ऑफ वॉल्यूम एग्जिस्ट करता है और 60% अर्थ का वेट, राइट। तो इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखेंगे, 60 किलोमीटर से शुरू हो जाता है, 2900 किलोमीटर तक जाता है, राइट। 60 किलोमीटर से शुरू होकर 2900 किलोमीटर तक जाएगा, ठीक है। इतना याद रखेंगे। अब सबसे पहले आउटर मेंटल की बात करेंगे। OM मैं इसको लिखूंगा, 3.5 डेंसिटी पे क्रस्ट छोड़ा था, 4 से 4.5 डेंसिटी kg पर मीटर क्यूब की इसकी डेंसिटी होगी, राइट, ठीक है। सेमी मोल्टन स्टेट में देखने को मिलेगा, ऑल दो मेंटल है तो मोल्टन तो देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद मिडल मेंटल की बात आएगी, ठीक है, 5 से 6.5 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। जो मिडल मेंटल होगा ना, ये ट्रांजिशन जोन देखने को मिलता है किसके बीच में, इनर मेंटल और आउटर मेंटल के बीच में, ठीक है। जो ट्रांजिशन जोन होगा, राइट, उसको हम बात करेंगे। इसके बाद देखने को मिलता है इनर मेंटल, इसकी डेंसिटी अप्रॉक्सीमेट 7 से 9 तक जाती है, 7 to 9 kg पर मीटर क्यूब। देखिए हमने पीछे अभी सिलिकेट मिनरल्स के बारे में बात की थी, राइट। उन मिनरल्स में मैंने आपको 2 टाइप्स ऑफ सिलिकेट मिनरल बताए थे, जिसमें एक ओलेविन था, ओलेवाइन, जिसको हम प्योरली बोलते हैं ओलेवाइन, OLIVINE, ठीक है, ठीक है, ओलेवाइन। तो मैंने आपको बताया था कि मैं आगे जब मेंटल को पढ़ूंगा तो मैं इसके बारे में आपको समझाऊंगा, राइट। इनर मेंटल 7 to 9 kg पर मीटर क्यूब। अब इस इनर मेंटल में, ठीक है, टेम्परेचर बहुत हाई है, राइट, बिकॉज ये नियर टू कोर है, राइट। कोर पे तो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर है, तो इसके कारण इस पर्टिकुलरली एरिया में टेम्परेचर काफ़ी हाई है, ठीक है। हाई होने के कारण जो यहाँ के जो एलिमेंट्स है वो अनस्टेबल स्टेट में, राइट, ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर अनस्टेबिलिटी होगी, राइट। और यहाँ पे ओलेवाइन प्रेजेंट होगा, ठीक है। ड्यू टू हाई टेम्परेचर और अनस्टेबिलिटी ये ओलेवाइन कन्वर्ट होने लग जाएगा गार्नेट में, ठीक है, गार्नेट में, राइट। ध्यान रखेंगे जो ओलेवाइन है सिलिकेट मिनरल, ये गार्नेट में कन्वर्ट होने लग जाएगा, जो कि मोर अनस्टेबल मिनरल है, मोर अनस्टेबल मिनरल है। अब मैं आपको बताऊंगा इससे होगा क्या, राइट। मोर अनस्टेबल मिनरल है, इसको यहाँ तक याद रखिए। इनर मेंटल में हम पहुँचे हैं। अब क्रस्ट हमने पढ़ लिया, मेंटल हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे कोर, राइट। एक हो जाएगी आउटर कोर और एक हो जाएगी इनर कोर, राइट। आउटर कोर में डेंसिटी तो जैसे कि हमें पता है 11 से 13 kg पर मीटर क्यूब देखने को मिलेगी, राइट। बट आउटर कोर में जो होगा सिलिकेट्स प्रेजेंट होंगे, राइट, इसको नीचे लिखते हैं। आउटर कोर में 11 से 13 kg पर मीटर क्यूब की हमको डेंसिटी देखने को मिलेगी, बट आउटर कोर में हमको सिलिकेट्स देखने को मिलेंगे। सिलिकेट्स प्रेजेंट है, सिलिकेट प्रेजेंट होने की वजह से पर्टिकुलरली उस कोर में जो मोल्टन टेम्परेचर है वो रिड्यूस हो जाएगा, मतलब जो मेल्टिंग पॉइंट है वो रिड्यूस हो जाएगा, राइट। पर्टिकुलरली जो मेल्टिंग पॉइंट है वो रिड्यूस हो जाएगा, राइट। और जो हमारी आउटर कोर होगी, मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस हो गया, गिर गया, इसकी वजह से जो आउटर कोर है वो फ्लूइडिक में होगी, फ्लूइडिक इन नेचर होगी, फ्लूइडिक इन नेचर विद हाई टेम्परेचर, राइट। अब देखिए फ्लूइडिक नेचर ड्यू टू सिलिकेट्स, ठीक है, सिलिकेट्स प्रेजेंट है इस पर्टिकुलरली एरिया में, सिलिकेट की इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, जिसने क्या किया है, इस पर्टिकुलरली एरिया का मेल्टिंग पॉइंट गिरा दिया है, राइट। मेल्टिंग पॉइंट गिरने की वजह से यहाँ पे जो है हमें फ्लूइडिक स्टेट में आउटर कोर देखने को मिलती है। अब यहाँ पे अगर कोई स्टेट फ्लूइडिक फॉर्म में है तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे
हाई टेम्परेचर की वजह से वो आयनिक स्टेट में होंगे इधर, दैट इज़ प्लाज्मिक स्टेट में, ठीक है, हाई टेम्परेचर की वजह से। अब यहाँ पे आयनिक स्टेट होने की वजह से जो इनर कोर है मेड अप ऑफ आयरन, ठीक है, मेड अप ऑफ आयरन, ठीक है, वो एक सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। अब आप समझिए, ये इनर कोर है, ये आउटर कोर है। आउटर कोर में जो एलिमेंट्स है वो, ठीक है, देखिए आयनिक स्टेट में है सारे, और ये जो आयरन है ये सॉलिड स्टेट में है। तो ये अर्थ के मैग्नेटिज्म को जन्म देता है। आपने देखा होगा अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में सुना होगा, तो इस तरह से अर्थ का मैग्नेटिज्म जनरेट होता है, राइट। जो आउटर कोर है वहाँ पे जो आपके एलिमेंट्स हैं वो आयनिक स्टेट्स में जो मूव करते रहते हैं, राइट, मूव करते रहेंगे एक अराउंड आयरन पीस, ठीक है, जिसके थ्रू हमें मैग्नेटिज्म देखने को मिलता है। तो इससे हमने जनरेशन ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म भी समझा, ठीक है, और इंटीरियर ऑफ अर्थ भी समझा, ठीक है। अब बात करेंगे हम मैकेनिकल रिजिडिटी की, राइट। केमिकल रिजिडिटी के थ्रू हमने क्रस्ट, मेंटल और कोर को समझ लिया है। अब बात करेंगे हम मैकेनिकल रिजिडिटी की। मैकेनिकल रिजिडिटी, राइट। ठीक है, मैकेनिकल रिजिडिटी को भी हम सबसे पहले डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। रुको, इसको नीचे लिखते हैं, राइट, डायग्राम से समझेंगे। राइट, अगर हम देखिए, अभी मैंने डायग्राम कंप्लीट कर दिया। अगर हम मैकेनिकल रिजिडिटी की बात करें तो ठीक है, लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर और मीसोस्फीयर करके 3 भागों में पर्टिकुलरली अर्थ के इंटीरियर को बांटा जाता है मैकेनिकल रिजिडिटी के बेस पे, ठीक है। जो लिथोस्फीयर होगा, ठीक है, लिथोस्फीयर के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे, राइट। लिथोस्फीयर की बात करें, लिथोस्फीयर, ठीक है, देखने को ये लगता है कि ये एक कॉन्टिनेंस बॉडी है, पर एक कॉन्टिनेंस बॉडी नहीं है, ठीक है। लिथोस्फीयर कंसिस्ट करता है सबसे पहले तो कंटिनेंटल क्रस्ट प्लस ओशियनिक क्रस्ट, ठीक है, प्लस अपर पार्ट ऑफ, ठीक है, आप याद करेंगे पीछे केमिकल लेयरिंग को, अपर पार्ट ऑफ, राइट, याद कीजिए, अपर पार्ट ऑफ, जो अपर मेंटल है ना, जो सबसे ऊपर वाला मेंटल है, उसका जो ऊपरी भाग होगा, अपर मेंटल का ऊपरी भाग, उसको मिला के प्लस जो कंटिनेंटल क्रस्ट है प्लस ओशियनिक क्रस्ट है, वो लिथोस्फीयर बनाता है, राइट। हम सब समझते हैं कि लिथोस्फीयर जो है एक कॉन्टिन्यूस बॉडी है, राइट, पर नहीं, लिथोस्फीयर जो है एक इस तरह की बॉडी है जो जगह जगह पे डिसकॉन्टिन्यूस है, राइट। ये एक डायरेक्ट बॉडी नहीं है। देखने को देख तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, इस तरह की ये एक बॉडी है जो हर पर्टिकुलर भाग से टूटी हुई है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस बॉडी नहीं है, ठीक है। अब ये जो लिथोस्फीयर है, एस्थेनोस्फीयर, हमने एक पॉइंट देखा जो कंसिस्ट करता है, ठीक है, अपर मेंटल से लेके मेंटल वाले भाग में, राइट, एस्थेनोस्फीयर, उसमें एस्थेनोस्फीयर कंटेन, ठीक है, इसीलिए मैंने सिलिकेट्स के मिनरल्स आपको बताया था, एक ओलिवाइन, इस ओलिविन में पर्टिकुलरली प्रेजेंट होने के कारण जो ये लिथोस्फीयर बॉडी है ये इसके ऊपर फ्लोट करती है, ठीक है। आपने एक टेंडेंसी देखी होगी, आपने एक बात सुनी होगी, ठीक है, जो अर्थ है, जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना तब इस कंसेप्ट को पढ़ेंगे, ठीक है, एक लार्ज कॉन्टिनेंट, ठीक है, और एक लार्ज ओशियन से बनी हुई है, राइट। धीरे धीरे ड्रिफ्टिंग देखने को मिली और वेरियस हमको लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हुए देखने को मिले, चाहे वो हिमालयस की बात करें, राइट, चाहे अरावलीज की बात करें, राइट। ये सब एक कहीं ना टेक्टोनिक शिफ्ट के थ्रू हुई है, ठीक है। उस टेक्टोनिक शिफ्ट को हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखेंगे, जो एस्थेनोस्फीयर है उसमें ओलिवाइन प्रेजेंट होता है, ठीक है। उस एस्थेनोस्फीयर के ऊपर लिथोस्फीयर मूव करता है या ड्रिफ्ट करता है, राइट। और अभी करंट अफेयर का एक न्यूज़ मैं आपको देता हूँ, करंट अफेयर का,
ठीक है। जो मिडल मेंटल है और जो अपर मेंटल, मिडल मेंटल और लोअर मेंटल, राइट, या इनर मेंटल है, इसके बीच में हमें एक एलिमेंट मिला है, एलिमेंट जिसको रिंग वुडाइट पर्टिकुलरली बोलते हैं। इसमें जितना भी वाटर ओशन में प्रेजेंट है उसे 3 टाइम्स मोर वाटर है, 3 टाइम्स मोर वाटर प्रेजेंट इन दीज, ठीक है, देन ओशियंस, ठीक है, ओशियंस से 3 गुना ज़्यादा पानी इसमें पर्टिकुलरली हमको देखने को मिल रहा है, राइट। अब अर्थ के हमने मैकेनिकल रिजिडिटी भी पढ़ ली, लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर और मेसोस्फीयर, राइट। अब जो हम देखेंगे वो हम एविडेंस देखेंगे, इनडायरेक्ट एविडेंस क्या क्या हमको देखने को मिलती है सिस्मिक एक्टिविटी के थ्रू। डायरेक्ट एविडेंस लाइक ड्रिलिंग वगैरह हम कर सकते हैं, राइट। मीटेरोराइट्स, वॉल्केनिज्म हमको देखने को मिलता है। ये सब जहाँ जहाँ मेंटल एक्सपोज है वो सब, ठीक है। ये सब कंसेप्ट हम आने वाली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करके नेक्स्ट वीडियो में बाकी टॉपिक्स डालूंगा। अभी हमने केमिकल लेयरिंग और मैकेनिकल रिजिडिटी के थ्रू अर्थ के इंटीरियर को समझा है, लाइट, लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, मेसोस्फीयर के थ्रू भी। तो थैंक यू वेरी मच गाइस। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, मेनली सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, राइट। अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। डू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब।